अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक बार फिर मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, जो कि मेरी फैमिली है, इसी तरह खुश रखे और अगर कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानियों को दूर फरमाए। और आप में से अगर कभी भी किसी ने भी मेरे चैनल पे आने के बाद इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे जो भी लिसनर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अब होता ये है कि ये जो एक लाइक होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं हर स्टोरी में हर बात में आपको बताया करता हूँ कि ये लाइक ज़रूर किया करें। उसकी वजह ये होती है कि ये जो लाइक्स हैं ये हमारी वीडियो को आगे रिकमेंड किया करते हैं। लाइक कर दें और फिर हम चलते हैं आज के कमेंट सेक्शन की तरफ। और जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो भी कमेंट्स मेरे सामने शो हो रहे हैं, मिस नाजिया सलीम है, शुक्रिया आपका। आसिफ खान साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा मिस गुल हैं, ये हमारी बहुत अच्छी लिसनर हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। और अजीज़ुर रहमान साहब हैं। इसके अलावा मिस अनम फरहाज हैं, इनका नाम लेना भूल गया था मैं। और कामरान यानी मिस काशफा हैं। आसिफ खान साहब हैं। इसके अलावा ख्वाजा बिलाल हैं, नाजिया सलीम साहब हैं और जबील साहब हैं, सनी साहब हैं। इसके अलावा मुर्तज़ा सयाल साहब हैं, ये भी सपोर्ट करते हैं। और आसिफ साहब हैं, अजीज़ुर रहमान साहब हैं। तो अब तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोग ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि कमेंट्स किया करते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक अपनी स्टोरीज़ को शेयर नहीं किया है और अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो वीडियो की सूरत में या फिर रिकॉर्डिंग की सूरत में अपनी स्टोरीज़ को, अपनी वीडियोज़ को आप चाहें तो मेरे पास शेयर कर सकते हैं या फिर चाहें तो लिख के सेंड कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर मैं अभी शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप नंबर जैसे ही आप लोगों को मिल जाए तो आप अपनी स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आज की पहली कहानी की तरफ बढ़ें तो थोड़ा सा मैं तारुफ़ करवा दूँ। हमारी एक लिसनर है मिस हुदा, और बात यह है कि मिस हुदा काफ़ी अरसे से हमें सपोर्ट कर रही हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास कोई स्टोरी मौजूद है तो शेयर करें। आज बहरहाल मेरे पास उनकी स्टोरी आई है और ये बताती है जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये अब से तकरीबन 45 से 47 साल पुरानी है। और ये किस्सा, ये कहानी इनके अपने मामू के साथ पेश आई थी। इनका जो ताल्लुक़ है ये हैदराबाद से है, यानी हैदराबाद में लतीफ़ाबाद में ये रहा करती हैं। लेकिन जो इनके मामू हैं जिनके साथ ये किस्सा, ये कहानी पेश आई थी, जो बताती है कि इनके मामू उनके शहर से, यानी जो लतीफ़ाबाद मौजूद है, वहाँ से भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 या 90 किलोमीटर के फासले पर रहा करते हैं। बुनियादी तौर पे जहाँ पे इनका ननियाल मौजूद है या जहाँ पे इनके मामू रहते हैं वो एक छोटा सा गाँव नुमा एरिया है और इनके गांव से निकल के ट्यूबवेल और खेत वगैरह मौजूद हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि इन लोगों को जॉब के लिए या काम करने के लिए अपने गांव से दूसरी तरफ जाना होता है, यानी कि लंबा डिस्टेंस तय करते हैं, फिर किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या किसी भी जगह अपनी जॉब को अंजाम देते हैं। खैर, कहानी कुछ इस तरह से है कि इनके जो मामू हैं वो उस दौर में, जो कि एक क़दीम दौर था, पुराना दौर था, और इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, ना ही इतनी ट्रांसपोर्टेशन थी, ना ही इतनी लाइटनिंग मौजूद थी, इतनी लाइट्स वगैरह मौजूद नहीं थी। आम तौर पे जब मगरिब हो जाती थी तो मगरिब के बाद या इशा के टाइम तक जो घर वाले हैं, जो भी गांव के लोग हैं, वो सो जाया करते थे। अब ये बताती हैं कि इनके मामू जिस फैक्ट्री में या जहाँ पे जॉब किया करते थे, तो इनके मामू की जो फैक्ट्री थी बुनियादी तौर पे वहाँ पे शिफ्ट्स में काम होता था। और आम तौर पे कोशिश होती थी कि सुबह यानी 10-11 बजे से जो रात 7-8 बजे तक की शिफ्ट है ये उसमें काम करें और उसमें काम करने के बाद वापस आ जाएं। लेकिन ये जो फैक्ट्री का माहौल होता है
या जो भी प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि आपको उनकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें चेंज करनी होती हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है, कभी आपको जल्दी छोड़ दिया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब फैक्ट्री में कोई ऑर्डर नहीं होता तो आपको काफ़ी दिनों तक अपने घरों में रखा जाता है, या आप बेरोज़गार होते हैं। आप एक ऐसे एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं जिसकी कोई सैलरी नहीं होती। खैर, किस्सा मुख्तसर बात इस तरह से है कि जब इनके मामू उस फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे तो उसके भी कुछ हालात ऐसे ही थे। कभी कभी ओवर टाइम होता, कभी बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते, और कभी कभी गैप आया करता। अब ये बताती हैं कि मामू बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी जो जॉब थी, मेरी जो शिफ्ट थी, वो शाम तक थी, यानी कि 7 या 8 बजे तक थी। लेकिन 7-8 बजे के बाद मुझे तकरीबन 4-4.5 घंटे मज़ीद रोका गया। यानी मुझे कहा गया कि अभी कुछ ज़रूरत है, हमें कुछ कंसाइनमेंट है, जो भी हमारा माल वगैरह है उसको कंप्लीट करना है, और हमें जो डेडलाइन है, यानी कि जो तारीख़ दी गई है, उस तारीख़ से पहले पहले इस ऑर्डर को कंप्लीट करके हमें डिस्पैच करना है। अच्छा, शायद ये जो ऑर्डर था ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट का ऑर्डर था, और जब इंटरनेशनल क्लाइंट के ऑर्डर होते हैं तो आपको पता है कि आपको थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ को अपनी चेंज करना होता है, और आप उस डायमेंशन में या उस तरह से काम करते हैं जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हुआ करती है। अब ये बताती हैं कि इनके मामू कहने को तो 4-4.5 घंटे रुके, लेकिन जब अपनी फैक्ट्री से निकले तो रात के तकरीबन 1-1:15 बजे का टाइम था। ज़ाहिर सी बात है, नवंबर चल रहा था और सर्दी हो रही थी, और 1-1:30 बजे निकलने का मतलब ये है कि जब 1-1:30 बजे वो निकले हैं तो यहाँ से जो इनके घर का डिस्टेंस था वो तकरीबन 1 घंटे की वॉक पे था, और अगर कोई साइकिल वगैरह मौजूद हो तो 35 मिनट 40 मिनट में ये फासला तय हो जाता था। लेकिन बात कुछ इस तरह से थी कि जिस रात इनके मामू ये ओवर शिफ्ट करके या एक्स्ट्रा शिफ्ट करके निकले तो ना ही इनके पास कोई कन्वेंस मौजूद थी, ना ही किसी भी किस्म की लिफ्ट थी। बस इनको ये था कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए हैं और अब मैं खैरियत से पैदल चलता हुआ 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। अब ये जो फैक्ट्री से इनके गांव का रास्ता था उसमें कुछ इस तरह से था कि अगर आप चाहें तो फैक्ट्री से अगर आपको गांव जाना है तो एक रोड वाला रास्ता था जो कि कच्चा रोड था। अगर आप उस रोड के ज़रिए वहाँ पे जाएं तो ये जो डिस्टेंस था ये 1-1.25 घंटे था, और अगर आप शॉर्टकट रास्ते से जाना चाहें तो एक ऐसा रास्ता था जो नदी और ट्यूबवेल के साथ का रास्ता था, और ट्यूबवेल के रास्ते अगर आप वहाँ पे जाएं तो 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ता था। खैर, ये बताती हैं कि मेरे मामू निकले और ये जो शॉर्टकट रास्ता था इन्होंने सोचा कि यहाँ से चला जाता हूँ, और पुराने लोग थे, मजबूत आसाब के मालिक थे, और बस इनको ये ख़तरा था कि रास्ते में कोई चोरी डकैती ना हो जाए। बाकी किसी भी किस्म का डर या किसी भी किस्म का खौफ इनके दिलो दिमाग में मौजूद नहीं था। खैर, जब मामू निकले तो इनके पास एक माचिस की डिबिया मौजूद थी, सिगरेट पिया करते थे, और इसके साथ साथ इनके पास एक शॉपर था। उस शॉपर में बर्तन मौजूद थे, यानी कि जब ये फैक्ट्री जाते थे तो अपने खाने के इंतज़ाम करके या खाने का जो भी सामान है उसको उस बॉक्स के अंदर लेके जाया करते थे। अब मामू निकले तो चांद की रोशनी तो मौजूद थी, लेकिन सर्दी हो रही थी, और मामू ये जो ट्यूबवेल वाला रास्ता था जो नदी के रास्ते से होके जाया करता था, तो उस नदी के रास्ते से मामू बताते हैं कि मैंने चलना शुरू किया, और मुश्किल से मैंने 15-20 मिनट का रास्ता तय किया होगा कि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सी अपने सराउंड में महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के रोने की या कराहने की आवाज़ मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही है। अच्छा, ये जो आवाज़ थी ये इतनी तकलीफ़ देह आवाज़ थी, ये इस आवाज़ के अंदर इतनी तकलीफ़ शामिल थी
کہ ماموں بتاتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو. گاؤں کا ماحول ہے، بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے. مار بھی دیا جاتا ہے، قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد لوگوں کو یا ان کی لاشوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. خیر ماموں بتاتے ہیں کہ میں چلتے چلتے جب ٹیوب ویل کے سامنے آیا تو مجھے باقاعدہ اپنے کانوں میں سسکیوں کی آواز آنے لگی. ایسا لگنے لگا جیسے کوئی ٹیوب ویل کے پاس موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ جو بھی موجود ہے وہ سسکیاں لے کے رو رہا ہے. اب جب مجھے کنفرم ہوا کہ یہ واقعی میں کسی کے رونے کی آواز ہے تو میں نے ادھر ادھر دیکھا. میں پہلے ادھر دیکھتا ہوں، پھر ادھر دیکھتا ہوں، پھر یہاں دیکھتا ہوں، تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ ٹیوب ویل موجود تھا. اچھا، جب میری اس ٹیوب ویل کے اوپر نظر پڑی تو مجھے ایسا لگا وہ جو ٹیوب ویل موجود ہے اس ٹیوب ویل کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے. اب پیچھے سے میں دیکھ رہا تھا تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پتلی دبلی جسامت کا کوئی چھوٹا سا وجود ہے، جیسے کہ شاید کوئی بچہ ہو یا بچی ہو جو کہ محض 10 سال کے اندر جس کی عمر ہو، وہ ٹیوب ویل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور شاید وہ وہاں پہ بیٹھ کے سسکیاں لے رہا ہے یا مسلسل روتا چلا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں کیونکہ بیک سائڈ سے دیکھ رہا تھا تو مجھے بس اس کی پیٹھ والا حصہ دکھائی دے رہا تھا. اس کا جو منہ تھا وہ اس طرف موجود تھا جہاں پہ ندی کا بھی ایک حصہ تھا، اور مسلسل سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. اچھا، اب میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں اور مطلب میں وہاں رکا ہوا ہوں، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اسی دورانیے میں اس نے ایک دم سے اپنی گردن کو موڑنا شروع کیا. اور جب آپ اپنی گردن کو موڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے آپ کی گردن ایسے جاتی ہے. تو بتاتے ہیں کہ وہ وجود ویسے ہی بیٹھا رہا جیسے وہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی گردن موڑتے 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 ایک دم بالکل پیچھے کی طرف آ گئی. یعنی اس کی جو گردن تھی وہ مکمل طور پہ گھوم چکی تھی. اور جب وہ گردن گھومی اور میرا جب اس چہرے کے اوپر دیکھنا ہوا یا میں نے اس چہرے کو دیکھا تو وہ ایک بچی تھی جو کہ واقعی میں 7 یا 8 سال کی بچی تھی، اور اس کے ایسے بال اس کے چہرے کے آگے پڑے ہوئے تھے اور شانوں تک اس کے بال موجود تھے. اچھا، بچی تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جس انداز میں، جس طریقے سے اس نے اپنی گردن کو مکمل طور پہ گھمایا تھا، یہ کسی بھی طرح ہیومنلی پاسبل نہیں تھا. لیکن ہو سکتا ہے بچی ہو، لچک ہو اس کی گردن میں، یا کوئی پاسبلٹی ہو. تو اب بھی ماموں بتاتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال تھا کہ یار ہو سکتا ہے بچی ہو، پریشانی میں ہو، رو رہی ہو، اور وہ اپنی گردن کو اتنا موڑ سکتی ہو. اچھا، ماموں بتاتے ہیں کہ جب اس نے گردن موڑ لی تو باوجود اس کے کہ مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ موجود تھی. بہت ہی ایکسٹرا وائٹ اس کا چہرہ تھا، اور ایک عجیب سی شیطانی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کہ طنزیہ ہنسی ہوتی ہے، یا آپ کے پھنس جانے پہ، آپ کے مشکل میں آ جانے پہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہنستا ہے یا مسکراتا ہے تو ویسی ہنسی اس بچی کے چہرے پہ موجود تھی. اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا سارا وجود، اس کا سارا جسم مسترف تھا، صرف اس کی گردن مڑی ہوئی تھی. اچھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب جب وہ مسکرانا شروع کرتی ہے یا ہنسنا شروع کرتی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار مجھے تو ایک طرح سے میرے دماغ پہ غالب آنے کے بعد مجھے بلایا گیا ہے، مجھے یہ میسج دیا گیا یا مجھے ایسا احساس دلایا گیا جیسے کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں اور کوئی رو رہا ہے، لیکن اس بچی کے چہرے پہ تو مسکراہٹ موجود ہے. اچھا، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. یہ بتاتے ہیں کہ جب اس کی بچی کی میں نے آنکھیں دیکھی تو کچھ اس کی آنکھوں میں ایسا لگا کہ ایک عجیب سی چمک سی ہے، یعنی ایک اسپارک ہے جو اس کی آنکھوں میں مجھے محسوس ہو رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ باوجود اس کے کہ بہت اندھیرا تھا، ایک دم کے اس کی روشنی اس کی جو آنکھیں تھیں وہ چمکنا شروع ہو جاتی، اس کی آنکھوں سے روشنی سی محسوس ہوتی ہے. اچھا، اسی دورانیے میں اس بچی نے اپنے ہاتھ کو ایسے موڑنا شروع کیا. اچھا، جب اس بچی نے اپنے ہاتھ کو ایسے موڑنا شروع کیا تو اس کے ہاتھ باقاعدہ مڑ کے وہ اس طرف تک آ گئے، یعنی اتنے لمبے ہاتھ ہو گئے کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک بچی کا اتنا لمبا ہاتھ ہو سکتا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر اس نے اپنے پورے جسم کو موو کیا اور ٹیوب ویل سے اتر کے اس نے آہستہ آہستہ
मेरी तरफ चलना शुरू किया। अच्छा, ना सिर्फ उसके जो हाथ थे वो इस कदर लंबे थे, बल्कि उसके हाथ पे जो उंगलियां मौजूद थीं वो इस कदर लंबी और पतली उंगलियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कम से कम 4 या 5 इंच की उंगली हो जो उसके हाथ में मौजूद हो। और दूसरी बात ये थी कि उसके ऊपर जो नाखून मौजूद थे वो बहुत लंबे, बहुत ही बारीक नाखून थे। अब उस बच्ची ने एक अजीब शैतानी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो वो टोटली मेरे सामने मौजूद थी और मुकम्मल तौर पे उसका वजूद ऊपर से नीचे तक, यानी उसके बाल से उसके पाँव तक मुझे दिखाई दे रहे थे। अच्छा, बात यह है कि अगर आप उसके पाँव की बात करें तो उसके जो पाँव थे, उसके जो पंजे थे वो एक्स्ट्रा लंबे थे। यानी जैसे नॉर्मली बच्चियों के पाँव होते हैं वैसे पाँव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पाँव को खींच के लंबा कर दिया गया हो और उस पाँव को, उसको चलने का जो अंदाज़ था थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा था। यानी वो ऐसे ऐसे चल रही थी जैसे कि कोई कुछ अजीब सी चाल थी उसकी, जो इंसानों से थोड़ी डिफरेंट थी। और ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी बहुत उसमें जानवरों की सी अदा मौजूद हो या उस तरह से चल रही हो। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी तो उसने अब बाकायदा कुछ अजीब सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। अब ये जो ज़बान थी, ये जो लैंग्वेज थी, ये बड़ी डिफरेंट लैंग्वेज थी। ना ही ये उर्दू थी, ना ही ये सिंधी थी। ये ज़बान इनको आती थी। इंग्लिश भी नहीं थी, इंग्लिश भी ये जानते थे। तो कुछ अजीब सी ज़बान में, जैसे कि कुछ डिफरेंट ज़बान जो कभी ना सुनी गई हो। और उस ज़बान में ऐसा लग रहा था जैसे नाक से कुछ गुनगुना रही है या कुछ बोल रही है। और इस बोलने और इस गुनगुनाने के दरमियान उसने बाकायदा, मामू बताते हैं कि उसने मेरा नाम लिया और नाम लेके मुझे कहा कि फ़लाँ के बेटे, यानी मेरा नाम लिया और फिर मुझे कहा कि तू उसका बेटा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अब एक बच्ची जिसको आप जानते ना हो, उसका जो स्ट्रक्चर हो एक छलावे की तरह हो या किसी जिन की तरह मौजूद हो आपके सामने, और वो ना सिर्फ आपके फादर का भी नाम ले और आपको मुखातिब करे और पूछे कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो एक अजीब कैफियत थी। मामू बताते हैं कि बस मुझे ये तो यकीन हो चला था कि यकीनन कोई छलावा मेरे सामने मौजूद है, क्योंकि आमतौर पे ये जो एरियाज़ हैं, इस तरह के जो स्टेशन हैं या ख़ास तौर पे इस तरह के जो गांव मौजूद हैं, उधर इस तरह की मखलूक़ात नज़र आया करती हैं। अच्छा, मामू बताते हैं कि मैं जल्दी से मुड़ा और इससे पहले कि वो मेरे बहुत करीब आ जाती, मैंने जितनी भी रफ़्तार थी उस रफ़्तार के साथ वहाँ से अपने आप को अपने घर की तरफ या अपने गांव की तरफ दौड़ाना शुरू किया। मैं बहुत तेज़ी के साथ अपने गांव की तरफ निकला और पूरे रास्ते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसी पतली सी या नाक से बोली हुई आवाज़ में मुझे मेरा नाम लेके मुखातिब किया जा रहा है। खैर, मामू बताते हैं कि जब मैं अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद जब मैंने घर आने के बाद उनकी नाना से मुलाकात हुई तो नाना को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक बच्चे को देखा था और बच्ची को देखा था जो बाकायदा न सिर्फ ट्यूबवेल के ऊपर बैठी हुई थी, बल्कि जब वो उठ के मेरी तरफ आई तो उसका जो वजूद था ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिनज़ादी हो या इस तरह की मखलूक हो। नाना ने पहले इत्मीनान से पूरा जो भी कहानी थी, जो भी किस्सा था वो सुना, और सुनने के बाद नाना ने उनको कहा कि बेटा कोशिश किया करो कि रात में इस ट्यूबवेल वाले रास्ते से ना आया करो। अब जब नाना ने इस तरह से कहा तो मामू ने पूछा कि ठीक है, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका, आप किस वजह से बोल रहे हैं, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, कोई मिथ होगी। तो नाना बताते हैं कि कहा जाता है कि गए वक्तों में, यानी उस वक्त से भी कुछ साल पहले, यहाँ पे एक औरत और एक उसकी बच्ची थी जो कि 7-8 साल की बच्ची थी, उनको यहाँ पे लाया गया था और औरत को किसी भी वजह से, किसी इज़्ज़त के नाम पे, कारी के नाम पे या किसी भी वजह से औरत को मर्डर किया गया था। और उस औरत को मर्डर करने के बाद इस नहर में या इस जगह फेंक दिया गया था। और जब उसको फेंका गया तो उसकी बच्ची ये सारा मंज़र अपनी आंखों से देख रही थी। अब पहले तो उस बच्ची ने वो मंज़र देख लिया और जब उसने देखा कि ये सब कुछ हो चुका है तो वो रो रही थी। ज़ाहिर सी बात है, अपनी माँ को मरते हुए देख रही थी, तो एक अजीब खौफ उसके दिल में मौजूद था और मुसलसल ज़ारो ख़ता रो रही थी। तो जिन लोगों ने उस औरत को मारा था तो उन्होंने शायद इस वजह से कि ये बच्ची किसी को जाके बता ना दे कि हमने मारा है या किसने मारा है, तो उस बच्ची को भी मार के वहाँ फेंक दिया गया था।
तो कहा जाता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, ये इस तरह का वाक़या पेश आया, तो उसके बाद से जो है वहाँ पे अक्सर इस तरह एक बच्ची को देखा जाता है और लोगों ने मुतअद्दिद बार वहाँ पे इस तरह की बच्ची को या इस तरह की मखलूक को विटनेस किया है। तो सर गांव है और गांव का माहौल है, तो आपके पास भी जो भी मेरे लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप में से कोई गांव से मौजूद है और उसके पास गांव के किस्से, कहानियाँ, इस तरह की मिथ स्टोरीज़ मौजूद हैं, तो ज़रूर शेयर करें ताकि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए इस तरह की स्टोरीज़ को डाल सकूँ। मोबाइल नंबर इसमें मौजूद है, अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और अब भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में, अपने किसी एक दोस्त यार में मेरे इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं और अपनी सपोर्ट को जारी रखें। अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, मोहताजी, ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए। अगली अपलोड तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।